हेलो एवरीवन, मैं अनीता जोशी जीत आईएएस की यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत करती हूं। जैसे कि आप लोगों को पता है कि आपके एग्जाम होने वाले हैं प्रवक्ता के, लेक्चरर के, तो इसमें आपका एक इम्पोर्टेंट पार्ट होता है स्क्रीनिंग टेस्ट। और स्क्रीनिंग टेस्ट में आपको पता है कि आपके बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, जैसे हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, करंट अफेयर्स है, उत्तराखंड है। तो इन्हीं सब में उत्तराखंड को लेकर हम आज चलेंगे। तो उत्तराखंड के आपने जैसे प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर देखा होगा, तो स्क्रीनिंग में उत्तराखंड के बहुत सारे क्वेश्चन आपके आए हुए थे और उत्तराखंड के इन इम्पोर्टेंट कुछ टॉपिक्स को आज हमने लिया है डेमो के तौर पर, और उन टॉपिक्स पर हम चर्चा करेंगे। अब जैसे आपने सिलेबस में देखा होगा कि सिलेबस में क्या है आपके, देखिए मेरे पास उत्तराखंड का सिलेबस भी है आपका। तो इसमें दिया हुआ है जैसे उत्तराखंड की ज्योग्राफी है आपकी, और हिस्ट्री है। हिस्ट्री में आपकी जैसे उत्तराखंड की जो पूरा प्रजातियां हैं, इसमें जो मेन डायनेस्टी हैं आपकी, चाहे इसमें आप बात करें पौरव डायनेस्टी की, कुलिंद डायनेस्टी की, कत्यूरी, चंद, ठीक है, ये तो आपकी इंपॉर्टेंट ही है। जैसे कत्यूरी है, चंद है, गोरखा है, ब्रिटिश रूल है, ये तो सब आपका क्या है, इंपॉर्टेंट है। और इसके साथ साथ ही उत्तराखंड में जो आपके आंदोलन हुए थे, उन आंदोलनों को भी जो है आपके इस स्क्रीनिंग के उत्तराखंड वाले पार्ट में शामिल किया गया है। इसके साथ साथ जैसे उत्तराखंड का जो नदी तंत्र है, यहाँ की जो पर्वत श्रृंखलाएं हैं आपकी, और इसके साथ में उत्तराखंड के समय आपका जो करंट अफेयर्स है उस पार्ट में से भी आपका लिया गया है, ठीक है। और जैसे SC ST के लिए जो आपकी स्कीम गवर्नमेंट के द्वारा चलाई जाती हैं, ये सब आपके सिलेबस में दिया गया है। एक सार संक्षेप में मैंने आपको बताया कि उत्तराखंड में कौन कौन सी चीजें आपकी सम्मिलित की गई हैं। अब देखिए, आज आपकी उत्तराखंड की डेमो वाली क्लास है बस। तो उसमें एक साथ तो सारे या किसी पर्टिकुलर टॉपिक को लेके हम नहीं चल सकते हैं, क्योंकि उसमें कुछ भी नहीं होना है। तो मैं आपको एक आइडिया देती हूँ कि जैसे आप उत्तराखंड को जैसे स्टार्ट करें, जैसे आपने प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर देखा होगा, तो उसमें आपने देखा होगा क्या, कुछ आंदोलनों के बारे में पूछा गया है। जैसे अगर हम बेस मान के चले उत्तराखंड का कि किन चीजों में से आपके क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, तो उनमें देखिए जो आपके सिलेबस में भी हैं, उसमें जैसे आपके जल संसाधन हैं, यानी कि जो आपका हाइड्रो इलेक्ट्रिक आपके जो प्रोजेक्ट हैं उनके बारे में पूछा जाता है, ठीक है। दूसरा, आपके जो नेशनल पार्क हैं, राष्ट्रीय उद्यान हैं, वन्य जीव अभ्यारण्य, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैं, इसमें से आपका क्वेश्चन बनता ही बनता है, ठीक है। ये है जल तंत्र है आपका, ठीक है। आपका नदी तंत्र है, तो नदी तंत्र में से भी आपके क्वेश्चन बनते हैं। और कुछ पर्सनालिटीज होती हैं, उनमें से आपके क्वेश्चन बनते हैं। हिस्ट्री का पार्ट तो बहुत ब्रॉड है, लेकिन उसमें से कुछ कुछ क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन उसका एडमिनिस्ट्रेशन वाला जो हिस्सा है उसमें से आपके क्वेश्चन बनते हैं। तो इस तरीके से हम एक कुछ कुछ टॉपिक इसमें से लेते हैं जो लास्ट ईयर आपके क्वेश्चन पेपर में आए भी थे। तो आज मैं आपको कुछ ऐसे टॉपिक बताती हूँ जो आपका क्या हो जाएगा, एक ट्रिक के थ्रू जो है आपका पूरा कवर हो जाएगा। जैसे सपोज हम मान लेते हैं आज, अगर हाँ नेशनल पार्क की अगर जैसे बात आती है, तो नेशनल पार्क में से देते हैं इसको, हम इस तरीके से लेते हैं। जैसे उत्तराखंड में अगर हम बात करें, यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर की सूची में क्या शामिल किया गया है, ठीक है। चमोली डिस्ट्रिक्ट में से किन चीजों को जो है विश्व धरोहर में, यूनेस्को ने विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया गया है। तो इसमें हम नॉर्मली अभी चलो सपोज मैं चमोली डिस्ट्रिक्ट लेके चलती हूँ। तो इसमें देखिए आपके चमोली डिस्ट्रिक्ट में एक तो आपके जो आपके राष्ट्रीय उद्यान है यानी नेशनल पार्क है, इसमें 2 नेशनल पार्क भी हैं आपके, एक आपकी फूलों की घाटी और दूसरी नंदा देवी आपका नेशनल पार्क, ठीक है। ये 2 नेशनल पार्क हैं, और एक यहाँ पर उत्सव है आपका रम्माण उत्सव, ठीक है। ये 3 चीजों को ही यूनेस्को ने विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया है, ठीक है। तो हम चलिए यहीं से हम स्टार्ट करते हैं। डेमो वाली क्लास है, इसमें एक किसी पर्टिकुलर टॉपिक को, वो टॉपिक भी पूरा नहीं होगा, तो इस तरीके से मैं लेके नहीं चल रही हूँ, बस कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो है आपको बता रही हूँ, ठीक है। तो इसमें देखिए चमोली का मैं लेके चलती हूँ, एक आपका फूलों की घाटी, ठीक है, नेशनल पार्क का भी हो जाएगा आपका हिस्सा। आपका फूलों की घाटी, फूलों की घाटी यानी वैली ऑफ फ्लावर्स, ठीक है। फूलों की घाटी देखिए, अगर आप जैसे मैंने आपको बताया कि नेशनल पार्क या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में से क्वेश्चन आते ही आते हैं, तो उसमें आपको 2-3 चीजें याद करनी है, वो आपके टिप पे होना चाहिए बिल्कुल। जैसे कोई भी नेशनल पार्क है या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, तो उसका एरिया कितना है, ठीक है, उसका विस्तार किन जिलों में है, कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट में वो है, ठीक है। सबसे बड़ा नेशनल पार्क कौन सा है, सबसे छोटा कौन सा है। जितने भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैं, कुछ एनिमल्स और बर्ड्स ऐसे हैं जो सारे नेशनल जैसे आपके वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है उसमें कॉमन होते हैं, लेकिन आपको वो सब लर्न नहीं करने हैं। लर्न क्या करना है उसमें आपने, जो किसी चीज के लिए फेमस है आपका। सपोज जैसे आपका
हम देखते हैं कि जो गोविंद आपका वन्य जीव विहार है वो हिम तेंदुओं के लिए और दाढ़ी वाले गिद्धों के लिए फेमस है। तो आपको केवल इतना ही याद करना है इसमें कि आपकी जो गोविंद पशु विहार है इसकी स्थापना कब हुई थी। कब हुई थी इसकी स्थापना? 1955 में हुई थी। इसका एरिया कितना है, ठीक है। इसके बाद जो है ये किसके लिए फेमस है? ये हिम तेंदुआ यानी स्नो लेपर्ड और किसके लिए? दाढ़ी वाले गिद्धों के लिए फेमस है। तो ऐसे ही आपको सबके एरिया याद करना है, विस्तार कहाँ पर है याद करना है, और किस चीज के लिए फेमस है ये आपको याद करना है, ठीक है। तो अभी हम बात कर रहे हैं कि सपोज कि चमोली में कौन कौन सी प्लेसेस वो हैं जिनको जो है यूनेस्को ने विश्व धरोहर के सूची में शामिल किया है, या कौन कौन सी चीजें ऐसी है, ठीक है। तो इसमें पहला मैं नाम ले रही हूँ यहाँ पर फूलों की घाटी, वैली ऑफ फ्लावर्स की, ठीक है। तो वैली ऑफ फ्लावर्स जो है आपकी फूलों की घाटी, ये आपका क्या है? नेशनल पार्क है, ठीक है, राष्ट्रीय उद्यान, या फिर आप इसको क्या लिख सकते हैं? नेशनल पार्क, नेशनल पार्क, ठीक है। तो देखिए इस राष्ट्रीय उद्यान में आप देखेंगे सबसे पहले तो इसकी स्थापना, ये कब स्टेब्लिश हुआ? ये नेशनल पार्क आपका 1982 में स्टेब्लिश हुआ। और इसका क्षेत्रफल कितना है? क्षेत्रफल यानी एरिया कितना है? 87.5 वर्ग किलोमीटर, स्क्वायर किलोमीटर जो है इसका एरिया है। ओके, इसके बाद फूलों की घाटी की खोज किसने की? फूलों की घाटी की खोज की थी फ्रैंक स्माइथ ने। खोज की थी इसकी फ्रैंक स्माइथ ने। देखिए फ्रैंक स्माइथ जो है बेसिकली ऑस्ट्रेलिया के रहने वाले थे। ये यहाँ पर आए थे, यहाँ पर नर और गंधमादन जो आपकी पर्वत श्रृंखला है उसके तलहटी पर, या आप कह सकते हैं इन दो पर्वत श्रेणियों के बीच में जो है आपकी फूलों की घाटी स्थित है। तो जो फ्रैंक स्माइथ है ये आरोहण कर रहे थे गंधमादन पर्वत पे, ठीक है। और वहां से जब इन्होंने नीचे देखा तो एक घाटी दिखी, और यह घाटी आपकी कौन सी थी? फूलों की घाटी थी, ठीक है। इन्होंने वैली ऑफ फ्लावर्स इनकी बुक है उसमें जो है इस घाटी की चर्चा की है। ऑस्ट्रेलिया के रहने वाले थे, जब ये यहाँ से गए तो फूलों की 250 प्रजातियों को ये अपने साथ लेके गए थे, ठीक है। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन आपका ये भी पूछा जाता है कि फूलों की घाटी के मध्य में से कौन सी नदी आपकी प्रवाहित होती है, ठीक है। तो आपकी इसके मध्य से बहने वाली जो नदी है पुष्पावती नदी है, तो ठीक है। तो फूलों के घाटी के मध्य कौन सी नदी आपकी बहती है? शॉर्ट में मैं लिख रही हूँ पुष्पावती, ठीक है। अब देखिए इसमें ये क्वेश्चन तो बनते ही बनते हैं, ये सब जो मैं आपको जो पॉइंट टू पॉइंट करवा रही हूँ ये क्वेश्चन आपके पूछे गए क्वेश्चन है, ठीक है। चाहे पीसीएस के एग्जाम में है, ग्रुप सी के एग्जाम में है, या अदर कोई भी स्टेट के आपके एग्जाम है, तो ये क्वेश्चन आपके कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेंगे। आफ्टर दैट देखिए यहाँ पर अब आपका इसमें क्या पूछा जाता है कि इसके अदर नेम क्या है। जैसे एलिमिनेट करने को आएगा, निम्न में से कौन सा नाम फूलों की घाटी का नहीं है, या निम्न में से कौन सा नाम फूलों की घाटी का है, इस तरीके से आपका क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। तो इसमें भी अगर पर्टिकुलर किसी का नाम देके पूछे, जैसे किसी बुक का नाम देखिए, इस बुक में फूलों की घाटी को क्या कहा है, जैसे स्कंद पुराण में फूलों की घाटी को क्या कहा है, ठीक है। तो स्कंद पुराण में फूलों की घाटी को क्या कहा गया है? नंद कानन कहा गया है। और आपकी एक बुक है मेघदूत, किसकी बुक है ये? कालिदास की, ठीक है। तो कालिदास की बुक है आपकी मेघदूत, और मेघदूत में फूलों की घाटी को क्या नाम से वर्णित किया गया है? अलका नाम से। इसके अलावा अन्य नाम अगर हम बात करते हैं अन्य नामों की, तो ये क्या क्या नाम है इसकी? भ्यूडार भी से कहा जाता है, स्माइथ घाटी से कहा जाता है, स्माइथ घाटी से कहा जाता है, ठीक है। इसके अलावा इसे केदार जू भी इसे कहा जाता है। और जैसे पुष्पावती नदी यहाँ पर बहती है तो इसको और क्या कहा जाता है? यहाँ पर पुष्पावली इसे कहा जाता है, ठीक है। फूलों की घाटी को पुष्पावली भी कहा जाता है, आदि नामों से जो है इसको जानते हैं। अब इसके बाद इसे यूनेस्को ने विश्व धरोहर की सूची में कब शामिल किया? विश्व धरोहर की सूची में, यहीं से हमने टॉपिक स्टार्ट किया था। विश्व धरोहर इसे कब घोषित किया गया? 14 जुलाई 2005 में, 2005
5 में जो है इसे विश्व धरोहर की सूची में यूनेस्को द्वारा रखा गया है। ठीक है, अब देखिए इसमें एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि यहाँ पर जो फूलों की घाटी है, जैसे एक क्वेश्चन पहले बना हुआ था कि नैनीताल जो झील है आपकी, उसमें एक शैवाल है, यानी आपकी एल्गी है जो कि इस झील को जो है नष्ट कर रहा है। शैवाल जहां जहां पर आएगी उस एरिया में वाटर जो है सूख जा रहा है आपका। ठीक है, तो ऐसे ही यहाँ पर एक पेस्टिसाइड यानी खरपतवार है जो कि फूलों की घाटी के फूलों को क्या कर रहा है, नष्ट कर रहा है। चाहे आप क्रॉप लगाएं, कोई फसलें अगर आप उगाते हैं, चाहे गमले में ही आप देखिए घर में, अगर जो हमने प्लांट लगाया है उसमें पेस्टिसाइड होंगे तो हमारा प्लांट क्या हो जाता है, खराब हो जाता है। सेम यहाँ पर क्या है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वो कौन सा खरपतवार है, पेस्टिसाइड है जो फूलों की घाटी को नुकसान पहुंचा रहा है। ठीक है, तो इस आपकी जो ये पेस्टिसाइड है, खरपतवार है, इसका नाम क्या है आपका, इसका नाम है अमोला। खरपतवार यानी पेस्टिसाइड अमोला है। और इसे इंग्लिश में अगर आप देखना चाहें तो क्या कहेंगे, पॉलीगन नाम का ये पेस्टिसाइड है आपका। ठीक है, तो ये पूरी बात हमारी किसकी हो गई, फूलों की घाटी की। और ये इसमें एक बात और याद रखेंगे, ये राज्य का सबसे छोटा नेशनल पार्क है। एरिया वाइज ये आपके स्टेट का, उत्तराखंड का सबसे छोटा नेशनल पार्क है। ठीक है, तो उत्तराखंड का सबसे छोटा नेशनल पार्क। तो इस तरीके से हमारा जैसे एक टॉपिक पूरा, तो ये टॉपिक पूरा हो जाएगा तो ये आपका इंपोर्टेंट टॉपिक है, इसमें से एक आधे क्वेश्चन आपको कहीं पर देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट हम देखते हैं दूसरा, अगर हम देखते हैं अगला है हमारा नंदा देवी। केवल हम उन पार्ट्स को लेके चल रहे हैं अभी जो चमोली में जो है जिन्हें विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया गया है। ठीक है, तो अगला हमने लिया है नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान या नंदा देवी नेशनल पार्क। अब देखिए इसकी स्थापना कब हुई, इसकी स्थापना हुई है हमारी सेम ईयर है 1982। ठीक है, अब इसका क्षेत्रफल कितना है, इसका क्षेत्रफल जो आपकी फूलों की घाटी है उसके कंपैरिजन में क्या है, ज्यादा है, लेकिन फिर भी फूलों की घाटी जो है नंदा देवी के कंपैरिजन में ज्यादा फेमस है। ठीक है, तो इसका जो क्षेत्रफल है आपका 624 वर्ग किलोमीटर। क्लियर है, अब देखिए इसके बाद स्थापना हो गई, क्षेत्रफल हो गया इसका। इसमें में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि नंदा देवी क्षेत्र में सबसे पहले कौन व्यक्ति गया। नंदा देवी क्षेत्र में देखिए स्थापना तो कब हुई है इसकी, 1982 में हुई है, लेकिन इस क्षेत्र में जाने वाला सबसे पहला व्यक्ति जो था वो था आपका डब्लू गार्डन था। ठीक है, और कब गया था वो, 1883 में गया, बहुत पहले चले गया था यहाँ पर। 1883 में जो है डब्लू गार्डन जो है इस क्षेत्र में जाने वाला पहला व्यक्ति था आपका। ठीक, अब देखिए इसके बाद क्षेत्रफल ये, और इसमें देखिए आपका ये पूछा जा सकता है कि जो आपका नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान है इसका पुराना नाम, जैसे आपका गोविंद वाले का भी पूछा जाता है, गोविंद पशु विहार का पुराना नाम क्या था, तो उसका नाम था टोंस पशु विहार। ठीक है, तो ऐसे इसका नाम भी पूछा जा सकता है, पुराना नाम, पुराना नाम है इसका संजय गांधी, संजय गांधी राष्ट्रीय पार्क। क्लियर है, आफ्टर दैट इसका मुख्यालय, बेसिकली मुख्यालय जो है जहां पर जिस डिस्ट्रिक्ट में है लगभग वही होता है, लेकिन कुछ कुछ ऐसे हैं आपके जिनका मुख्यालय अलग जगह में है, जैसे मुख्यालय इसका है आपका जोशीमठ में, जोशी मठ में। ठीक, ऐसे ही जैसे आपका गोविंद राष्ट्रीय उद्यान है, इसका संचालन जो है देहरादून में राजाजी नेशनल पार्क द्वारा किया जाता है। तो इस तरीके के आपके कुछ क्वेश्चन आपके बनते हैं। अब यहीं पर ही वैसे तो आपका जो चमोली और रुद्रप्रयाग है इसके बॉर्डर में आपका एक और नेशनल आपका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, वो क्या है, केदारनाथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। ठीक है, जो कि राज्य का सबसे बड़ा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, लेकिन जो है उसे विश्व धरोहर की सूची में शामिल नहीं किया गया है, तो इसलिए हम उस पर अभी डिस्कस नहीं करेंगे। ठीक है, देखिए जो आपकी केदारनाथ वाली है इसमें एक क्वेश्चन बना था आपका, ये ग्रुप सी का कोई पेपर था उसमें पूछा गया था कि केदारनाथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है ये किसके लिए, किस पशु के लिए जो है आपका प्रसिद्ध है, तो कस्तूरी मृगों के लिए जो आपका केदारनाथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ये प्रसिद्ध है। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चन आपके बनते हैं। ठीक,
अब इसमें जो जिससे हमने अपना ये टॉपिक स्टार्ट किया था, विश्व धरोहर की सूची में से यूनेस्को ने कब शामिल किया गया? विश्व धरोहर इसे कब घोषित किया गया? ईयर है आपका 1988 में। 1988 में जो है इसे विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया गया। यानी जो फूलू की घाटी है आपकी, वो तो रिसेंट में 2005 में इसे शामिल किया गया, लेकिन इसे उससे बहुत पहले 1988 में जो है इसे शामिल कर लिया गया था। ठीक है, अब थर्ड हमारा जो विश्व धरोहर की सूची में चमोली से जिसे लिया गया है वो है आपका रम्माण उत्सव। अब ये रम्माण उत्सव क्या है? देखिए, चमोली डिस्ट्रिक्ट में आपका रम्माण उत्सव जो है सलूड़ और डुंगरी, दो अलग अलग गांव हैं, सलूड़ गांव और डुंगरी गांव की ग्राम पंचायत जो है सम्मिलित रूप से इस उत्सव को मनाते हैं। ये जो फेस्टिवल है, उत्सव है, लगभग आपके अप्रैल के महीने में यह 11 से 13 दिनों तक चलता है। रम्माण उत्सव इसलिए कहा जाता है कि इसके आखिरी दिन जो है रामायण के कुछ प्रमुख प्रसंगों का जो है मंचन किया जाता है, इसलिए इसको रम्माण उत्सव कहा जाता है। बेसिकली ये फेस्टिवल जो होता है, ये जो हमारे लोकल के देवी देवताएं होते हैं, अपने एरिया के देवी देवता होते हैं, तो उनसे साल में एक बार मिलने का उत्सव है ये। ठीक है, जैसे हम लोग भी अपने देवी देवताओं का पूजन करते हैं, तो सलूड़ डुंगरी में क्या करते हैं, साल में एक बार अपने जो एरिया के सारे मंदिर हैं वहाँ पूरी यात्रा में सभी लोग जाते हैं और वहाँ पूजन इत्यादि करते हैं। तो अपने देवी देवताओं के, स्थानीय देवी देवताओं से मिलने का एक समारोह ये उत्सव है। ठीक है, अब इसमें से क्वेश्चन क्या बनते हैं? रम्माण उत्सव कहाँ होता है? सबसे पहला क्वेश्चन यही पूछा जाता है, सलूड़ और डुंगरी में। ठीक है, जोशीमठ में है आपका, जोशीमठ के सलूड़ डोंगरी में होता है। ठीक है, अब रम्माण उत्सव कौन से महीने में मनाया जाता है? अप्रैल में। कितने दिनों के लिए होता है? 11 से 13 दिनों के लिए होता है। इसमें किस विधि का प्रयोग किया जाता है? जब यहाँ पर जो नाटक होते हैं या जो प्रोग्राम होते हैं वो किस विधि द्वारा होता है? मूक मुखौटा नृत्य विधि द्वारा जो है बहुत सारे प्रसंगों का यहाँ पर मंचन होता है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि यहाँ पर जो है कितने प्रकार के मुखौटों का प्रयोग किया जाता है? तो इस उत्सव में जो है 2 प्रकार के मुखौटे होते हैं आपके, एक आपके धो पत्तर और दूसरे होते हैं ख्याली पत्तर। जो धो पत्तर होते हैं वो देवताओं से संबंधित होते हैं और जो ख्याली पत्तर हैं वो किससे संबंधित हैं? आपके अन्य करेक्टर जो हैं, अन्य पात्रों से संबंधित होते हैं। ये पूछा जा सकता है कि रम्माण उत्सव में कितने मुखौटों के, नंबर ऑफ आपके मास पूछे जा सकते हैं, कितने मुखौटों का प्रयोग किया जाता है? तो 18 मुखौटे इसमें जो है 18 प्रकार के मुखौटे आपके यहाँ पर यूज किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन, अभी छोटा सा आपका चमोली में मनाया जाने वाला उत्सव इतना फेमस कैसे हो गया? इसे विश्व धरोहर की सूची तक कैसे पहुंच गया है? तो इसके पीछे भी एक स्टोरी है। यहाँ पर आपके इंग्लिश के एक टीचर हैं डॉक्टर कुशल सिंह भंडारी। तो इन्होंने क्या किया है, इस उत्सव को, जो इसकी पूरी स्टोरी थी उसे लिपिबद्ध किया, इसकी स्क्रिप्ट लिखी और उसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन किया। ट्रांसलेशन करने के बाद उन्होंने इस स्क्रिप्ट को कहाँ दे दिया? गढ़वाल यूनिवर्सिटी में दे दिया। गढ़वाल यूनिवर्सिटी के लोगों को इनका कार्य अच्छा लगा और उन्होंने इस स्क्रिप्ट को कहाँ भेज दिया? इंदिरा गांधी सांस्कृतिक आपकी यूनिवर्सिटी है दिल्ली में, वहां भेज दिया। वहां जब इस स्क्रिप्ट को पढ़ा तो उन्हें बड़ा इंटरेस्टिंग लगा कि भाई ऐसा भी कहीं हो सकता है कि बिना किसी मूक विधि है, यहाँ पर मूक विधि मतलब आप बोलेंगे नहीं, केवल मुखौटों से, अपने एक्सप्रेशन से, अपने डांस से जो है किसी नाटक को कर रहे हैं और वहां के लोगों को समझ में भी आ रही है वो बातें। ठीक है, तो क्या ऐसा हो सकता है? तो यहाँ की एक टीम जो है, इस इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट की एक टीम कहाँ पर आई? सलूड़ डुंगरी में आई और उन्होंने यहाँ इस उत्सव को देखा। उन्हें इतना अच्छा लगा कि जो इस यहाँ के जो पार्टिसिपेंट थे उनको इनवाइट किया कहाँ पर? दिल्ली यूनिवर्सिटी में आने के लिए। ठीक है, तो जब ये इंदिरा गांधी जो आपके इंस्टीट्यूट से जो आए हुए थे वहां पर जो है ये इनका दल वहां पर गया, इन्होंने वहां पर प्रोग्राम किया, तो इन्हें इतना अच्छा लगा, इन्होंने इस टीम को कहाँ भेज दिया? यूनेस्को भेज दिया। और जब ये यूनेस्को में गए तो वहां पर जो है इसे अमूर्त विश्व धरोहर के रूप सूची में शामिल कर दिया गया। इनको सर्टिफिकेट मिले इन लोगों को, और जो है वहां पर एक म्यूजियम खोलने के लिए, इन जो यहाँ पर जो मुखौटे यूज किए जाते हैं, जो वाद्य यंत्र यूज किए जाते हैं, उनके लिए जो है एक म्यूजियम बनाने के लिए मदद की गई। ठीक है, तो इस तरीके से रम्माण उत्सव को एक छोटी सी जगह सलूड़ डुंगरी से विश्व विख्यात करने का जो श्रेय है किसको जाता है? डॉक्टर कुशल सिंह भंडारी को जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है इसमें। अगला क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है कि इसे यूनेस्को ने विश्व धरोहर की सूची में कब शामिल किया? तो 2 अक्टूबर 2009 में जो है इसे किसमें शामिल किया गया?
अमूर्ति धरोहर या विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया गया। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड की झांकी के रूप में रम्माण उत्सव को कब गणतंत्रता दिवस में स्थान मिला? तो 2016 में जो है उत्तराखंड की झांकी के रूप में रम्माण उत्सव को पेश किया गया था। ठीक है, इसके बाद इसमें अगला क्वेश्चन आपका ये पूछा जा सकता है, इसमें रम्माण उत्सव के इतने सारे आपके क्वेश्चन यहाँ पर बन गए हैं, तो इसमें नृत्य होते हैं, नृत्य यानी डांस, आपके 4 टाइप के इसमें डांस होते हैं। तो आपसे पूछा जा सकता है कि कुरु जोगी का संबंध किससे है? आपको एक आध आपके उत्सवों के नाम दे देंगे और उसमें से आपको कहा जाएगा कि कुरु जोगी का संबंध किससे है। तो रम्माण उत्सव से कुरु जोगी का है, क्योंकि इसमें 4 टाइप के आपके डांस होते हैं। एक होता है आपका वड़िया वड़ियाण, एक होता है आपका मयूर मयूरैन, एक होता है मालमल्ल और एक होता है कुरु जोगी। ठीक है, जो वड़िया वड़ियाण हैं उसमें जो तिब्बत के लोग हैं, तिब्बत के लोग जब यहाँ व्यापार करने के लिए आते हैं तो उनके साथ लूटमार हो जाती है, और उस लूटमार का जो वर्णन है वो अपने मूक मुखौटा नृत्य विधि के द्वारा जो है लोगों को दिखाते हैं। ठीक है, मोर मयूरैन है कि यहाँ के स्थानीय जो औरतें हैं जब जंगल में घास काटने या लकड़ी काटने जाते हैं तो जंगली जानवरों से किस तरीके से वो बचती हैं, कौन कौन सी मुसीबतों का उन्हें सामना करना पड़ता है, ये सारी चीजें उसमें दर्शाते हैं। अगला है आपका मालमल्ल। मालमल्ल में क्या है कि गोरखा लोगों ने जब यहाँ पर आक्रमण किया था तो उस समय की स्थिति को जो है ये नाटकों के दृष्टि से दर्शाते हैं। अब लास्ट जो आपका मैंने क्वेश्चन पूछा था कि कुरु जोगी का संबंध किससे है, तो कुरु जोगी का संबंध भी किससे है? रम्माण उत्सव से है। ये एक कॉमेडियन पात्र है, आपका कॉमेडियन कैरेक्टर है जो लोगों को हंसाता है। ठीक है, तो इस तरीके से इतने सारे क्वेश्चन आपके इसमें से बनने की पॉसिबिलिटी है। तो इसमें रम्माण उत्सव शॉर्ट में लिखेंगे, कहाँ आयोजित होता है? ये सलूड़ डुंगरी में, सलूड़ डुंगरी। ठीक है, अब यहाँ पर सलूड़ डुंगरी में किस विधि का प्रयोग किया जाता है? कौन से महीने में होता है? अप्रैल में। कितने दिनों के लिए? 11 to 13 डेज। दिनों का उत्सव है ये। ठीक है, यहाँ पर मूक मुखौटा नृत्य शैली, नृत्य शैली का प्रयोग किया जाता है। अगला, दो प्रकार के मुखौटे प्रयोग किए जाते हैं। कौन कौन से? धो पत्तर और दूसरा है ख्याली पत्तर, ख्याली पत्तर। ठीक है, और संख्या कितनी होती है इनकी? 18। इसे विश्व विख्यात करने का श्रेय, विश्व विख्यात करने का श्रेय किसे जाता है? डॉक्टर कुशल सिंह भंडारी। ठीक है, कुशल सिंह भंडारी को दिया जाता है। अब इसे विश्व धरोहर की सूची में कब शामिल किया गया? विश्व धरोहर की सूची में कब शामिल किया गया? 2 अक्टूबर 2009 में। उत्तराखंड की झांकी कब बना यह उत्सव? उत्तराखंड की शॉर्ट में मैं लिख रही हूँ यहाँ पर कि झांकी के रूप में कब प्रस्तुत किया गया इसे? 2016 में। और डांस, कितने प्रकार का डांस यहाँ पर होता है? 4 प्रकार का, 4 प्रकार का। अभी 4 टाइप कौन कौन से हैं आपके? नंबर 1 वड़ियाण, सेकंड माल मल, थर्ड मोर मयूरैन, और फोर्थ है आपका कुरु
जोगी। तो ये आपका शॉर्ट में मैंने आपको करवा दिया है। अब देखिए इस तरीके से पिथौरा जो आपके चमोली डिस्ट्रिक्ट में 3 जगहों को जो है विश्व धरोहर में शामिल किया गया था वो है आपके, ठीक है। अब इसके बाद देखिए, अब इसमें क्योंकि एक टॉपिक ओरिएंटेड मैं आपकी क्लास आज नहीं ले सकती हूँ, डेमो क्लास है ये आपकी बस। तो इसमें अब मैं सोच रही हूँ कि जब डेमो क्लास ली जा रही है तो कुछ ऐसे टॉपिक बताए जाए जो कि आपके लिए आगे फ्यूचर में जो है यूजफुल हो जाए। जैसे अब पर्वत श्रृंखलाएं, पहले पूछा जाता था उत्तराखंड की सबसे हाईएस्ट पीक कौन सी है, नंदा देवी है। सेकंड हाईएस्ट कौन सा है, थर्ड कौन है। लेकिन आप क्या कर रहे हैं कि उत्तराखंड के सभी पर्वत श्रृंखलाओं, उत्तरकाशी से ले लेंगे, चमोली से ले लेंगे या कहीं से ले लेंगे, उन पर्वत श्रृंखलाओं को मिक्स करके कह रहे हैं कि इन्हें असेंडिंग ऑर्डर में डालो या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाओ, इस तरीके से। तो एक ट्रिक के थ्रू जो है मैं आपको कुछ पर्वत श्रृंखलाओं के बारे में बताऊंगी, और उन पर्वत श्रृंखलाओं को फिर अगर आप उनका सीक्वेंस याद कर लेंगे तो उसमें जो है आपके कहीं से भी पर्वत श्रृंखला आ जाए, इवन 1 मार्क्स का जो ये क्वेश्चन है आपका ये गलत नहीं होगा, ठीक है। तो अब हम देखते हैं उत्तराखंड की प्रमुख पर्वत श्रृंखलाएं। उत्तराखंड की प्रमुख पर्वत श्रृंखलाएं, ठीक है। इसमें देखिए उत्तराखंड की जो 7 हाईएस्ट पीक है पहले उनकी बात करते हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग बात है कि उत्तराखंड की ये 7 हाईएस्ट पीक कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, आपके चमोली डिस्ट्रिक्ट में। तो चमोली के भी हो जाएंगे और उत्तराखंड के 7 आपके हाईएस्ट पीक भी हो जाएंगे। इसको करते हैं हम एक ट्रिक से, ठीक है। तो इसको हम ट्रिक से याद करेंगे तो ये इजी हो जाएगा हमारे लिए। नंदा का पूर्वी नंदा से माणा के निकट बद्रीनाथ चौक पर त्रिशूल से युद्ध हुआ। इसमें आपके उत्तराखंड के 7 जो सीक्वेंस वाइज बड़ी पर्वत श्रृंखलाएं हैं वो आपके आ जाएंगी, ठीक है। ये आपकी फर्स्ट हो जाएगी, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ और 7th। क्लियर है इतना। अब देखिए हम इन पर्वत श्रृंखलाओं को इनका ओरिजिनल नेम लिखेंगे, ठीक है। इसमें हम कलर चेंज कर लेते हैं। पहला फर्स्ट जो है आपकी नंदा देवी, ठीक। सेकंड नंबर की कामेट, थर्ड नंबर की ये है पूर्वी नंदा देवी। अब देखिए जो पूर्वी नंदा देवी है वो एग्जैक्ट आपके चमोली में ना होके चमोली और पिथौरागढ़ के बॉर्डर में है, इस बात का ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो ये थर्ड है आपकी, ये थर्ड नंबर की है पूर्वी नंदा देवी। माणा आपकी 4th नंबर का पर्वत श्रृंखला। अब 5th नंबर का बद्रीनाथ, सेम नेम लिखा है यहाँ पर। और चौखंबा 6th नंबर का चौखंबा पर्वत, 7th नंबर का त्रिशूल। अब इनकी हमको हाइट लिखनी है यहाँ पर, ठीक है। हाइट लिखेंगे हम। नंदा देवी की हाइट कितनी है हमारी, 7817 मीटर, ठीक है। सपोज देखिए अगर आप इनका जो मीटर में इनकी हाइट है वो आप भूल जाते हैं तो एटलीस्ट आपको सीक्वेंस याद होगा तो आप असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में उसे इजीली लिख सकते हैं, ठीक है। 7817 मीटर। कामेट पर्वत की आपकी कितनी है, 7756 मीटर। जरा से ध्यान से देखेंगे तो बहुत इजीली आपको याद हो जाएगा ये। पूर्वी नंदा देवी का आपका कितना है, 7434 मीटर, ठीक है। अब 4th नंबर का है आपका 7232 मीटर, ये आपका माणा की ऊंचाई है। अब आपका 5th नंबर का बद्रीनाथ,
बद्रीनाथ की है आपकी 7140 मीटर। चौखंबा की हाइट है आपकी 7138 मीटर। क्लियर है। और त्रिशूल की है आपकी 7120 मीटर। तो ये आपके चमोली डिस्ट्रिक्ट की सीक्वेंस वाइज 7 पर्वत श्रृंखला हो गई। और वैसे आपकी उत्तराखंड की ये आपकी 7 सीक्वेंस वाइज, अगर अभी यहाँ पर से देखें तो हम ये हमारा कौन सा ऑर्डर हो जाएगा, असेंडिंग, ज्यादा से कम, यानी कि पहले ज्यादा हाइट वाला फिर उसके कम, ऐसे हम असेंडिंग ऑर्डर में ही हो गया। डिसेंडिंग में क्या हो जाएगा, सबसे छोटा पहले आ जाएगा, पहले त्रिशूल, फिर चौखंबा, फिर बद्रीनाथ, फिर माणा, फिर पूर्वी नंदा देवी, फिर कामेट और नंदा। इससे असेंडिंग और डिसेंडिंग इसको आप अरेंज कर सकते हैं। ठीक है। यहाँ की 2 और पर्वत श्रृंखला है, इनको भी हम लिख लेते हैं, चमोली की ही है वो, नर और नारायण। याद करने का तरीका, जो 7 पर्वत श्रृंखलाएं हैं वो 7000 की रेंज में है, आपकी याद करने के लिए सही रहेगा। और जो आपके नर और नारायण दो, अगर हम वर्ड वाइज देखें, नर और नारायण में कौन बड़ा होगा, नारायण बड़ा होगा। तो ये जो नर और नारायण पर्वत श्रृंखला है ये 5000 की रेंज में है। ठीक है। तो आपकी जो नर है, नर की जो हाइट है आपकी, नर जो आपकी पर्वत श्रृंखला है इसकी है आपकी 5831 है। और नारायण की 9, इसमें 900 यानी 100 ज्यादा है। ठीक है। तो 5965 मीटर नारायण की है। नर नारायण अगर नंबर में याद नहीं रहता तो याद रख लेना, नर और नारायण में नारायण बड़ा है। ठीक है आपका। तो इस तरीके से आपके 7 पर्वत श्रृंखलाएं हो गई। अब इसमें इंपोर्टेंट आपका एक और बचता है, जैसे जो आपका उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट है तो वहां की जो पर्वत श्रृंखलाएं हैं उनको जो है, उन पर्वत श्रृंखलाओं को इन पर्वत श्रृंखलाओं के बीच में क्या कर देता है, आयोग डाल देता है, और उसके बाद असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाने को आपसे कहता है। ठीक है। तो देखिए इसको भी हम एक ट्रिक से कर लेते हैं। ये आपकी पर्वत श्रृंखलाएं हैं उत्तरकाशी की, उत्तर काशी की प्रमुख पर्वत श्रृंखलाएं, पर्वत श्रृंखलाएं। ठीक है। अब देखिए इसको ट्रिक से कर रही हूं मैं। इसमें थाली भर के श्री गंगा यमुना को, ठीक है, थाली भर के श्री गंगा यमुना को बंदर ने स्वर्ग से मेरु सुमेरु के साथ जल चढ़ाया। ये तो आपकी ट्रिक है। ठीक है। थाली भर के श्री गंगा यमुना को बंदर ने स्वर्ग से मेरु सुमेरु के साथ जल चढ़ाया। अब देखिए फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ। अब मेरु सुमेरु की जो है हाइट आपकी इसके बीच में, ट्रिक के बीच में मैच नहीं हो रही थी, लेकिन मेरु सुमेरु का जो आपका, जो मेरु और सुमेरु वाला है इसकी जो हाइट है बहुत इजी है लर्न करने के लिए, तो इसलिए मैंने इसके बीच में लिखने से सारा गड़बड़ हो रहा था, इसको अलग से लिख लिया। ठीक है। तो मेरु सुमेरु की मैं यहाँ पर लिख लेती हूँ। देखिए पहले तो याद ये ध्यान में रखना है कि जो ये आपकी जितनी भी मैंने यहाँ पर पर्वत श्रृंखलाएं रखी हैं ये आपकी 6000 की रेंज में है। किस रेंज में है, 6000 की। जैसे चमोली वाली मैंने बताई थी, लगभग जो मैंने 7 करवाई थी वो 7000 की रेंज में थी। तो यहाँ पर जो मैंने बोर्ड में लिखी हुई है आपकी, ये आपकी किस रेंज में है, 6000 की रेंज में है। ठीक है। तो इसमें मेरु सुमेरु की सबसे पहले लिख लेती हूँ 666 लिख लेना 0 मीटर, यानी कि 6060 मीटर किसकी है, मेरु की है, और सुमेरु की 6331 मीटर। ये याद करने के लिए आपका इजी रहेगा। अब आपके सिक्वेंस में 6000 के रेंज में है सारे, और हर के बीच में जो है आपका 100 का गैप है, और बाकी गंगा और यमुना के बीच में 200 का गैप है। तो इसको हम देखेंगे। ठीक है। अब देखिए सबसे पहले हम देखिए 6 लिख लेते हैं सबके आगे।
पहले इनके नाम मैं एक बार कर लेती हूँ, नहीं तो आपको नाम में कंफ्यूजन होगा। थलैया, भागीरथी, श्रीकंठ या श्रृंगकंठ, ठीक है, श्रृंगकंठ, गंगा यानी गंगोत्री, यमुनोत्री, गंगोत्री, यमुनोत्री, बंदरपूंछ, बंदरपूंछ और स्वर्ग रोहिणी। अब देखिए मैंने खुद से ट्रिक बनाई है, तो सबका याद करने का अपना अपना तरीका है। मुझे ये इजी लगा तो मैंने ऐसे याद किया। नंबरिंग भी याद करने का, देखिए अगर पूरा याद नहीं हो पाएगा तो ये ध्यान में रखना कि उत्तरकाशी के जो ये अगर ट्रिक याद हो जाती है तो ये सारी किस रेंज में है, 6000 के रेंज में है। सब में 100 का गैप है, बाकी गंगोत्री और यमुनोत्री में आपके 200 का, ठीक है। तो इसमें हम देख लेते हैं थलैया, पहले हम 6 लिख लेते हैं, 6000 6000 6000 6000 6000 और 6000, 6900 6800 6700 6600 और यहाँ पर 200 का मैंने बोला था तो 6400 6300 और यहाँ पर 6200, ठीक है। अब देखिए, अब पीछे का अगर याद होता है तो याद करिए, अदरवाइज इतने से आपका काम बन जाएगा, ठीक है। याद करना है तो यहाँ पर 04 मीटर, ठीक है। आपका 6904 मीटर थलैया पर्वत की ऊंचाई है, यही उत्तरकाशी का पहला है आपका, ठीक है। अगला है आपका इसमें 6852 मीटर और यहाँ पर जस्ट इसका आधा यानी कि 28 मीटर। ये अगर ये आपको पीछे वाले नंबर डिजिट याद होते हैं, ठीक है, अदरवाइज ट्रिक के थ्रू ही आपका काम बन जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखिए 6672 मीटर, यहाँ पर 6400 मीटर, 6320 मीटर, लास्ट आपका स्वर्ग रोहिणी बच गया 6252 मीटर, 52 मीटर। और मेरू सुमेरु का पहले ही लिख लिया था 6660 और 6331 मीटर। तो इस तरीके से आप ट्रिक के थ्रू जो है ये आप पर्वत श्रृंखलाओं को लर्न कर सकते हैं। और इसमें अगर इतना आप लर्न कर लेते तो उत्तराखंड का आपको असेंडिंग ऑर्डर में लगाए, डिसेंडिंग में लिखने के लिए आए, कैसे भी करेंगे तो आपका 1 मार्क्स का जो क्वेश्चन है जो कंफर्म आता ही आता है, ये आपका गलत नहीं होगा। अब देखिए टॉपिक तो बहुत सारे हैं, लेकिन एक डेमो क्लास में सारे टॉपिक को कवर करना पॉसिबल नहीं है। तो जो स्क्रीनिंग की आपकी जो क्लास होगी ये इसका एक डेमो था कि उत्तराखंड में जो है इस तरीके के टॉपिक आते हैं, उन टॉपिक पे जो है हम फिर से चर्चा करेंगे। चलिए फिर आपसे मुलाकात होगी अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए आपसे इजाजत चाहूंगी। थैंक यू।